नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश हाथियों की सुरक्षा सवाल और सियासत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम ऐसे वन्यजीव पर चर्चा करेंगे जो हमारे और पूरे पर्यावरण के लिए अहम माना जाता है। उसके कारण न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है बल्कि ये हमारे देश का प्रतीक भी है। हम बात कर रहे हैं हाथियों की, लेकिन अब पूरे देश में हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लगातार संख्या घट रही है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखने को मिलता है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? जंगलों में रहने वाले वन्यजीव अपने विचरण के दौरान कई बार रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इस बीच ये भी देखा जाता है कि मानव अपनी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं, लेकिन कई बार फेंसिंग की वजह से इन वन्यजीवों की मौत की खबरें भी सामने आती हैं। मानव आबादी वाले इलाकों में वन्यजीवों के घुसने की वजह से कई आदिवासियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और एक और प्रदेश में जंगलों की कटाई एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो वहीं उन जंगलों में रहने वाले जीवों को सुरक्षित करना और उनके विचरण के लिए उपयुक्त जगह उन्हें मुहैया कराना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। बीते 6 सालों में लगभग 80 हाथियों की मौत प्रदेश में हुई है। बताया तो ये भी जाता है कि आज भी कई बार शिकारियों द्वारा हाथियों का शिकार उनके दांतों के लिए किया जाता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि हाथी बढ़ते की वजह घटने कैसे लगे, आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, इस सरकार में न वन्यजीव सुरक्षित है, न मानव जीव सुरक्षित है। सरकार में दोनों जीव कौड़ियों के भाव है, इसलिए लगातार हत्याएं और लूट डकैती हो रही है, मौतें हो रही है और साथ ही जंगल लगातार उजाड़े जा रहे हैं। अपने चहेते उद्योगपतियों को कोल माइंस और आयरन ओर देने के लिए तो कहीं न कहीं सरकार छत्तीसगढ़ की जंगल को उजाड़ना चाह रही। उसी का नतीजा है कि अभी मानव और हाथी में लगातार द्वंद्व चल रहा है और कहीं न कहीं इस तरह की मौतें हाथियों की हो रही है। हाथियों के नहीं बल्कि और जगह बाघ का भी मौत की शिकायत आई थी। तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात सच है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रहा है। कहीं करंट पे और किसी प्रकार की कई दुर्घटनाओं के भी शिकार होते जा रहे हैं। तो वन्य प्राणियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बना के रखना भी बहुत आवश्यक है। तो इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी हो वन्य प्राणियों को संरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था किया जाए। इस दिशा में कार्य चल रहा है। पर यदा कदा इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो उस पर जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद में कि इन घटनाओं के कारण को ढूंढ करके उसको दूर करने का प्रयास करें। तो हाथियों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है, लेकिन इस पर कई सवाल हैं, तो इस पर सियासत भी है। अपने अपने सभी के तर्क होते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जंगल से गजराज लगातार कम हो रहा है, इसकी संख्या लगातार कमती जा रही है और इसको लेकर सियासत भी मौके पर गरमाती है। कई बार रिहायशी इलाकों में हाथी पहुंच जाते हैं, हुड़दंग होता है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन सवाल यही कि अगर जंगलों पर मानव का कब्जा बढ़ता जा रहा है, गैर प्रबंधन इसका नतीजा हो सकता है, तो हाथी रिहायशी इलाकों में आते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है गंधर्व पांडे। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है श्रुति शुक्ला। श्रुति जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर्व जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि आज की बीजेपी सरकार में, शायद सरकार में, ना तो वन्यजीव सुरक्षित है और ना मानव सुरक्षित है। उनका कहना है कि जंगलों को लगातार उजाड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो जंगली जानवर हैं, वन्यजीव हैं, पूरे रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और इसके लिए कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। 1 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है। कांग्रेस के तर्क है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे गंधर्व जी? देखिए, सर्वप्रथम तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। 100वीं जयंती है जी। और उन्होंने ही कहा था, इस देश में अगर अधिकार है तो सबका है। हमारी जो लाइफ स्टॉक इकोनॉमी है वो वन्य जीवों पर भी निर्भर करती है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों पर भी निर्भर करती है। जिस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें मिथ्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम 2021 का वो देखेंगे, जिस चीज में जहां पर लेमरू एलिफेंट रिजर्व में एरिया जो 1990 स्क्वायर किलोमीटर का था, उसको घटा करके 450 स्क्वायर किलोमीटर भूपेश बघेल जी के राज में कर दिया गया। उसके बाद आज मानव और हमारे गजराज हाथी के बीच में
जो सामना हो रहा है उसको ज्यादा ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए अब अलग अलग ऐप, हमर हाथी हमर गोठ, सजग ऐप, इस प्रकार से वहां ग्रामीणों को अवगत कराया जाता है। अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि हाथियों के झुंड एक तरफ जा रहे हैं तो सजग ऐप और इन सभी माध्यमों से उनको सूचित किया जाता है कि वो अपना रास्ता बदल लें। इसके बावजूद भी कुछ कुछ जगह ऐसे घटना हमको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रो वायरिंग के कारण जो हाथियों की मौत हुई है पूर्व में, उन सभी के ऊपर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। जो भी वैसे लोग रहते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे तो इसके लिए कोर्ट से भी यहाँ के बिजली विभाग को, SECL को नोटिस दिया गया है कि ऐसा कोई भी व्यथा ना हो, तो उस सभी चीजों को प्रभावित ना करें और ज्यादा से ज्यादा हाथियों को संरक्षित रखें। ऐसा हमारी पूरी कोशिश है और पूर्ण प्रयास है। ठीक है, लेकिन देखिए प्रतिबद्ध हैं आप, लगातार जिम्मेदारी आपकी भी तय होती है, आप कहते भी हैं कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी कोई ऐसे ज्यादा कदम मामले सामने आते हैं उन पर जांच की जाती है। लेकिन सवाल यही कि लगातार जो जंगल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, देखिए एक विकास की सतत प्रक्रिया भी है, लगातार विकास किया जा रहा है तो कई बार पेड़ भी कटते हैं, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। क्या वजह आप देखते हैं, आप राजनीति से हैं, आपकी सरकार आपकी अभी छत्तीसगढ़ में है, लगातार जो हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना, इससे सिर्फ हाथियों को नुकसान नहीं है, हाथियों भी व्यथित होते हैं, वो भी यहाँ पर कई नुकसान पहुंचाते हैं, रिहायशी इलाके में पहुंचते हैं, लोगों की जानमाल का नुकसान भी होता है। क्या बड़ी वजह है, क्योंकि 1 साल का समय तो आपको भी हो चुका है, आप आरोप जरूर लगाते हैं कि पहले की सरकार अभी कांग्रेस की सरकार रही, जो कोई आंकड़े भी सामने आए हैं, क्या कुछ बड़ी वजह आप देख रहे हैं, सारे उस पर करते हैं गंधर्व जी? देखिए, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट लैंड है वो 41% हमारे स्टेट का हिस्सा फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था, जो आज डेवलपमेंट और अन्य चीजों के कारण, जिसमें पूर्व की भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पर कोल माइंस का आवंटन किया गया, उन सभी चीजों पे अब विकास के लिए उनका खनन किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक वजह है। डिफॉरेस्टेशन के कारण ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो साथ ही साथ हमें हमारा वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। सीड बॉम्बिंग के माध्यम से हम वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो वन क्षेत्रफल है वो संरक्षित रहे। और साथ ही साथ हम मानवों को, जैसे हम एकदम वनांचल क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां जागरूकता फैलाने की जो आवश्यकता है, उसका काम हम पूर्ण प्रतिबद्धता से कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता रहे, वो भी अपना बचाव कर सकें और साथ ही साथ वन्य जीवों को भी हानि ना पहुंचाए, क्योंकि हजारों सालों से उन वनांचल क्षेत्रों के आदिवासी भाई बहन उनके साथ ही रह रहे हैं। तो ये सभी चीजें साथ ही साथ हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हाथी प्रभावित हो रहे हैं, पर पूर्व में जिस प्रकार से देखा गया कि मध्य प्रदेश से पलायन करके उड़ीसा और अन्य राज्यों से पलायन करके छत्तीसगढ़ राज्य में हाथियों ने अपनी शरण ली, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इंश्योर करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ हाथियों का घर बनकर रहेगा। आज हम देश में 5% के लगभग हाथियों को हमारे राज्य में जगह देते हैं। आने वाले समय में हम इसमें वृद्धि देखेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई, आपने महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। श्रुति शुक्ला जी, पूरी चर्चा को आपने सुना है, एक बेहतरीन एक सार्थक चर्चा, हम इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। जंगल का जो पूरी इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए हाथियों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं काफी डरावने आंकड़े हो जाते हैं, चिंताजनक आंकड़े हैं। 6 साल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 80 हाथियों की मौत हो चुकी है। अब 5 साल आपकी सरकार रही, तमाम तरीके से सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह के आंकड़े दुखद होते हैं क्योंकि प्रयास सभी सरकारें करती हैं, लेकिन आप पर आरोप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी 7 साल की सरकार इससे पहले रही। क्या वजह है इतनी संख्या में हाथियों की मौत हुई है? और साथ ही बीजेपी की सरकार, जो गंधर्व जी बात कर रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी बड़ी वजह है कि हाथी रिहायशी इलाकों में आते हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि वनों को बढ़ाया जाए और यदा कदा ऐसे मामले सामने भी आते हैं तो गंभीरता से जांच उन पर की जा रही है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज अगर जो हमारे वन्य जीव जो खतरे में है और जो उनकी संख्या कम होती जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि लगातार जंगल कम हो रहे हैं, वन्य क्षेत्र कम हो रहा है और जंगलों की कटाई हो रही है। अगर जंगलों की कटाई इतनी होती नहीं तो क्या हमारे वन्य जीव हैं वे खतरे में होते? आज वो खतरे में है तभी तो वन की कटाई हो रही है, तो वो वन से निकल के रहीशी इलाकों में आ रहे हैं, तो वहां पर शहर के लोगों को भी खतरा है, उन जानवरों को भी खतरा है। और हाथी क्यों, बल्कि मैं कहूंगी कि बाघ और अन्य जितने भी जानवर हैं वे सभी की संख्या
आज कम हो रही, सभी लुप्त तो होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी ऋषभ जी, देखिए जब हसदेव जंगल कटाई की बात हुई थी तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो मतलब इसका जो इसकी परमिट है, हसदेव जंगल कटाई का परमिट है, कांग्रेस सरकार में निकल गया था। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से हमारे भाई गंधर्व पांडे जी को बताना चाहूंगी कि इसका परमिट हुआ जरूर था, लेकिन बाद में इसको विधानसभा में जो है इस प्रस्ताव को कैंसिल भी कर दिया गया था कि नहीं, वनों की कटाई नहीं होगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला काम इन्होंने जंगल कटाई का ही किया। और छत्तीसगढ़ में मतलब कितना बड़ा हमारे छत्तीसगढ़ का वो जंगल है, हसदेव जंगल, इतने पेड़ थे वहां पर और लगभग लाखों पेड़ों की कटाई वहां पर हो चुकी है। हजार तो छोड़िए, लाखों पेड़ों की कटाई आज वहां पर हो चुकी है। और वो कटाई भी क्यों की गई? खदानों के लिए, कोयला खदान के लिए। और उस कटाई का टेंडर भी किसको मिला था आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी समूह को। तो इस प्रकार से अन्य उद्योगपति और अपने उद्योगपति साथियों को खुश करने के लिए अगर ये ऐसे जंगलों की कटाई करेंगे और वो जंगलों की कटाई करके अगर वहां पे माइंस है, खदान है, अगर महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है, मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर प्रतिक्रिया उनकी ली जाए। लेकिन जो आंकड़े हैं, पिछले 6 साल में 80 हाथियों की मौत हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी भूमिका भी रही है, आपकी भी सरकार रही है, इस पर भी एक थोड़ी सटीक प्रतिक्रिया दीजिए। जी ऋषभ जी, 5 साल में अगर हाथियों की संख्या कम हुई है तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण तो एक ही होगा कि नहीं, जो वनों की कटाई, जंगल जो कम हो रहे हैं, कारण तो एक ही है। और उसके बाद आज के समय अभयारण्य भी कम होते जा रहे हैं, वहां पर हाथियों की देखरेख की सुविधाएं भी कम होती जा रही है। तो निश्चित सी बात है कि जो जंगली जानवर है, हाथी है, बाघ है, ये लोग मतलब शहरी इलाकों में आएंगे और वहां पर आके ये भी असुरक्षित रहेंगे शहर के लोग। जैसे मैं आपको एक मामला बताऊंगी ऋषभ जी, अभी हमारे राजनांदगांव जिले में ही ऐसा बीच में मतलब कुछ 4-6 महीने पहले की बात है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि हाथी जंगल मतलब मोहल्ला मानपुर साइड के जंगलों से निकल करके वे लोग जो है शहर के जंगल में आ रहे थे, शहर में घूमते हुए देख रहे थे और कई प्रकार का उत्पाद भी मचा रहे थे। तो हो सकता है कि पेड़ों की कटाई और ऐसा कुछ प्रदूषित वातावरण जिसकी वजह से हाथी जो है अपना आहार ढूंढने, खाना ढूंढने के लोग मतलब जंगल से निकल के बाहर की ओर आए थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ऋषभ जी की वनों की कटाई, जिस पर कांग्रेस की सरकार ने रोक लगा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इसे वापस से शुरू करना, और आज आप जाकर के देखेंगे हसदेव जंगल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लगभग 2-2.5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई वहां पर हो चुकी है। तो ये चीज बहुत गलत है कि खदान के लिए पेड़ों की कटाई होगी तो हमारे वन्य जीव वहां से निकल करके जाएंगे कहाँ? शहरी इलाकों में, रईसी इलाकों में ही तो जाएंगे। और क्या होगा? आखिर वहां पर वो एरिया प्रदूषित होगा, गाँव के लोगों को भी उससे परेशानी होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपने कहे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि कोई सियासी सवाल इस पर हो, हालांकि बहुत जुड़ा हुआ सवाल है हसदेव अरण्य जंगल का। गंधर्व जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप उन्होंने श्रुति जी ने लगाए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, प्रस्ताव जरूर लेकर आए थे, विधानसभा में इस प्रस्ताव पर रोक लगाई गई और जमकर, मुझे याद है कि सियासत जमकर गरमाई थी और बीजेपी ने जमकर विरोध किया था इस पूरे प्रस्ताव को। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस का आरोप है कि आप ही ने जंगल की कटाई शुरू कर दी और आपने जो टेंडर भी दिया वो अडानी जी को टेंडर दिया। हालांकि वो एक अलग सियासत विषय हो जाता है, लेकिन टेंडर आपने दिया और उस पर जंगल की कटाई शुरू हो गई, ये बड़ा आरोप आप पर लगाए। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि 2007 में हसदेव वन क्षेत्र में जो पीकेईबी ब्लॉक नियुक्त किया गया वो यूपीए शासन काल में वहां पर ब्लॉक दिया गया। फिर मैंने अभी पूर्व में ही बताया कि लिमरू का जो एरिया था 1990 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घटा करके 450 स्क्वायर किलोमीटर करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भूपेश बघेल जी को जाता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि ये यूपीए शासन काल में आवंटित हुआ था। इसमें जब आप देखेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं अपने उद्योगपति को देने की, तो ये केस छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, इस विषय पर अभी अमेरिका में एक केस हुआ जिसे ये पहले खूब प्रचलित करते रहे। जब बाद में आरोप आया कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक उद्योगपति का समर्थन किया है तो ये उस मुद्दे पर शांत हो जाते हैं। देखिए, वो भारत देश के एक उद्योगपति हैं, तो जो भी उद्योगपति अपना टेंडर भरेगा उनको टेंडर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने गंधर्व जी कहा कि वो एक अलग सियासत का विषय हो जाता है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल यही कि वनों की कटाई हुई और जिसका विरोध आप पहले कर रहे थे वो आपने शुरू कर दिया आपने।
नहीं, देखिए, आवश्यकता के अनुसार कोल माइनिंग की जाती है। अब जहां जहां देश में कोल ब्लॉक आवंटित हैं, उन क्षेत्रों को किसी ने तय किया तो 2007 में यूपीए सरकार के टाइम हुआ था। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ये सभी चर्चा का विषय भी रहा था। तो उसी समय यह आवंटन हुआ था, जिसे धड़ल्ले से पिछले 5 साल में काटा गया है। और अभी के जो आंकड़े हैं वो मात्र 15 से 16 हजार पेड़ों के हैं। जो हमारी दीदी अभी 2.5 लाख 3 लाख पेड़ों की बात कर रही थी, वो अपने पूरे शासन काल के दौरान हुए कटाई छटाई का ब्यौरा दे रही थी। हाँ। इस पे मैं आपको बार बार वहां के लोकल लोगों ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय बहुत विरोध किया, उसको स्वीकार नहीं हुआ। और जब शासन, हमारे मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा सत्र में गए, जब आचार संहिता लगी थी, उसी टाइम पर आदेश पारित होकर के वहां पर कटाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसे आने के बाद बीच में एक और आरोप लगा कि राजस्थान को फिर 92 स्क्वायर किलोमीटर की कटाई की अनुमति दे दी गई है वहां के विद्युत विभाग को, जिसको हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने खारिज भी किया सार्वजनिक रूप से कि उनके द्वारा कोई त्रुटि हो गई होगी, इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो हमारी प्रतिबद्धता है कि हम वन क्षेत्र को और आदिवासी जंगल जीवों को संरक्षित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं, और मानव संसाधन को बढ़ाना और देश के डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें करना अनिवार्य हैं, तो दोनों का एक बैलेंस बनाते हुए हम विकासशील रहेंगे और विकसित भारत की ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक है, देखिए आपके अपने तर्क और एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। जब ये हसदेव जंगल के विषय में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भूपेश बघेल जी से बात की थी, तो उनका 2 टूक एक जवाब आया था कि बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर बिजली चाहिए तो पेड़ तो कटेंगे। तो इस जो भूपेश बघेल जी का उस समय का स्टेटमेंट था, उस पर आज हमारी दीदी का क्या स्टैंड है, ये मैं उनसे जानना चाहूंगा। ठीक है, वो क्या बोलेंगे उसे जानेंगे, लेकिन देखिए इस पर भी जमकर पहले सियासत हुई थी। लेकिन सवाल यही, देखिए आम जनता जो इस डिबेट को देख रही है, खासकर छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों के लोग जो कहीं ना कहीं इन परेशानियों का सामना करते हैं। आप तमाम तरीके के तर्क रखते हैं, सियासत भी होती आई है, आपकी सरकार के अपने तर्क होते हैं, उनके अपने तर्क होते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके घर हाथी उजाड़ के चले जाते हैं, आप रिहायशी क्षेत्रों में घुसते हैं, लोगों की मौत तक इसमें हो जाती है, परिवार पूरा उनका परिवार का पूरा लोग उनके साथ छिन जाते हैं, तो तमाम ये समस्याओं का सामना लोग करते हैं। तो वो इस पूरी चर्चा को समझ रहे हैं, जो सवाल वो हम तक भेजते हैं कि क्यों समस्या को रोका नहीं जाता है। क्योंकि श्रुति जी, आपने भी तमाम बातें बताई कि आपकी सरकार थी, समस्या आती है, वनों की कटाई इसकी बड़ी वजह है, लेकिन क्या इतना प्रबंध कर पाना इतना मुश्किल है कि जो हाथी है उनके लिए सीमा रेखा तय ना की जा सके और वो रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, लोगों को समस्या को सामना करना पड़ जाता है? श्रुति जी। जी देखिए ऋषभ जी, अभी वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे भाई गंधर्व जी ने कहा कि मैंने जो 2-2.5 लाख पेड़ों की कटाई का आंकड़ा बताया, ये इनकी सरकार के समय का है, हमारी सरकार के समय का है। तो मैं इनको बताऊंगी इस डिबेट के माध्यम से कि देखिए गंधर्व जी, ये जो आंकड़ा है ना, ये 2024 का ही आंकड़ा है, क्योंकि लगातार जैसे ही आपकी सरकार स्थापित हुई थी, हम सभी जानते हैं कि हसदेव जो जंगल है उसमें पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो चुकी थी, और अंत तक जब तक कि एक पेड़ को काट नहीं दिया गया, उसकी कटाई को नहीं रोका गया है। और उसके लिए अनेक वहां के ग्रामीणों ने और यहाँ तक कि विपक्ष की पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उस चीज का विरोध किया था। ठीक है, माना कि कांग्रेस की सरकार के समय का आदेश पारित हुआ, वो कैंसिल भी हो गया यूपीए सरकार के समय, ठीक है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो इन सब बातों को बोल करके ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी के नेता पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। अब तो डबल इंजन की सरकार है, इस बात को तो आप एग्री करते हैं ऋषभ जी, केंद्र में भी आप है, राज्य में भी आप है, तो फिर आपकी सरकार बनते ही साथ आपने हसदेव पेड़ की जंगल की वनों की कटाई मतलब बंद करवाना तो दूर की बात, बल्कि कटाई और जो है गति से आपने प्रारंभ करा दी, और आज वहां का जंगल जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। उस जगह को देख के आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पर जो है जंगल था। तो मैं हसदेव जंगल की बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि देखिए बात आती है वन्य जीवों की सुरक्षा की, तो वन्य जीव कहाँ सुरक्षित रहेंगे? वन में और जंगल में। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जंगल का एरिया जो सबसे बड़े हेक्टेयर में फैला हुआ था, अगर उसे ही हम काट देते हैं तो यहाँ पर जो है ये जंगली जानवर जाएंगे कहाँ? रिहायशी इलाकों में ही जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो वन और वन्य जीव हम एक अलग तरीके से पूरे मसले को समझते हैं। जब आपकी सरकार थी और आपने भी इस प्रस्ताव को लाया,
तब आपके क्या विचार थे? क्योंकि आप जरूर कह रहे हैं कि हमने बाद में प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी, बाद में प्रस्ताव को छोड़ दिया गया, लेकिन विचार तो आपके भी थे, आपने भी शुरुआत की थी, प्रस्ताव लाया गया था और कोशिश थी कि अगर सफल हो जाता तो वो जंगलों की कटाई भी होती और उस तरीके से पूरे आपके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता। क्या आपके विचार थे उस समय? निश्चित ही ऋषभ जी, सरकार की मंशा ऐसी नहीं थी, इसीलिए प्रस्ताव को कैंसिल किया गया। नहीं, लेकिन लाने का विचार तो सरकार का ही था ना मैडम श्रुति जी। जब सरकार इस पूरे प्रस्ताव को लाई है, बाद में विरोध हुआ, बीजेपी ने मुद्दा बनाया, तो फिर बाद में ठीक है आपने चीजों को समझा, कैंसिल किया। ऋषभ जी, मैं वही कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इस योजना को, प्रस्ताव को लाया, लेकिन विरोध होने के बाद ही सही, लेकिन अगर सरकार सत्ता में थी, चाहती तो इस चीज को कैंसिल नहीं भी करती, लेकिन अगर इस प्रस्ताव को कैंसिल करी तो अब तो फिर इनकी सरकार बन गई ना, फिर इन्हें किसका जोर है बताइए ना। ये तो स्वतंत्र थे ना उस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पेड़ों की कटाई रोका तो दूर की बात, लगातार इन्होंने पेड़ों की कटाई करवाई। आज वहां पे पेड़ के नाम पर एक पेड़ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति है, तो आज विपक्ष के लोग कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? कम से कम जब हमारी सरकार में ये स्थिति तो नहीं थी कि जो जंगल है वो पूरी तरीके से साफ हो गए थे, मतलब अनेक प्रकार की पेड़ों की कटाई हुई थी, इस प्रकार की स्थिति तो नहीं थी, लेकिन इनके सरकार आने के बाद ठीक है, समय कम बचा हुआ है। गंधर्व पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और देखिए, जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो ये नहीं देखते कि क्या मुद्दे हैं, क्या प्रस्ताव है, बस उनके साथ ही घटनाएं ना घटें। बहरहाल जो चर्चा अभी तक हुई है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि जो जंगल है, हसदेव अरण्य जंगल है, उसमें जो कटाई है एक बड़ी वजह है, जंगलों की कटाई एक बड़ी वजह है। जो आरोप श्रुति जी लगा रही हैं, कम से कम आपकी जो सरकार अब आ गई है, डबल इंजन की सरकार का आप दावा करते हैं, क्या वजह है कि कम से कम इस प्रस्ताव को ही रोक दिया जाता, नए विकल्पों की तलाश कर ली जाती? देखिए, इन विषयों पे जो पूर्व में निर्धारित था उसके आधार पे बहुत सारी अनुमति मिली हुई थी, जिस हेतु तत्काल सरकार के गठन के पूर्व ही बहुत सारे पेड़ों को काटा जा चुका था। और राजस्थान सरकार की जो मांग थी उस समय बिजली का वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, और यूपीए शासन काल में उनको आवंटित जो कोल ब्लॉक था, अब नया कोल ब्लॉक आवंटित करना, उसकी संरचना करना और उसकी पूर्ति करना, वहां के लोगों को बिजली के लिए बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस हेतु इसमें केंद्र ने मेरे ख्याल से हस्तक्षेप नहीं किया। और छत्तीसगढ़ की सरकार में, विधानसभा में ये दोनों दल ने सर्वसम्मति पारित किया था कि इसमें, जैसे हमारी बहन कह रही हैं कि हमने पारित किया था, तो दोनों दल ने सर्वसम्मति पारित किया था कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अब सेंट्रल ने इसको देश के आधार पर एक राज्य की आवश्यकता मानते हुए उस प्रकार से उस समय, लेकिन गंधर्व जी, क्या वो संदेश नहीं जाता है? ठीक है, आप समझा सकते हैं, लेकिन आम जनता जो समझती है, देखती है, क्या वो संदेश नहीं जाता है कि जिस चीज का आप विरोध कर रहे थे, आप सरकार में आते ही वो चीज आप लागू कर रहे हैं? ठीक है, आपके तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक इमेज तो बनती है। देखिए, इस पे निश्चित तौर पे इसको हम वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, और जो हमारे भाइयों बहनों को तकलीफ होती है जंगली जानवरों के आने से, उसके लिए मैंने पहले ही बताया विभिन्न प्रकार के ऐप बनाए जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, हमार हाथी हमार गोठ आकाशवाणी का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम शहरवासियों को, गांव वासियों को वन जीवों से बचाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसमें आगे की ओर कार्रवाई। ठीक है, समय कम है श्रुति जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। और वो कह रहे हैं समाधान की ओर जाते हैं, अब समाधान के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ऐप का भी बात वो कह रहे हैं। जी, समाधान के लिए तो अब जिम्मेदार और बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका इस चीज में रहेगी ऋषभ जी, कि ये लोग जो फैसला लेंगे अंततः वही मतलब लागू किया जाएगा हमारे प्रदेश में। और मुझे लगता है सारी सियासत को छोड़ करके अगर हम वन्य जीव और जंगलों के बारे में सोचे तो बहुत अच्छा होगा। और अब आपकी सरकार है, निश्चित ही विपक्ष भी आपका साथ देगा अगर आप वन्य जीवों के लिए कुछ करते हैं तो। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही, सकारात्मक चर्चा ऐसे कहा कि आपने कहा कि साथ आप देंगे अगर इस तरह के प्रयास होते हैं तो। ठीक है, समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा श्रुति जी आपका, बहुत शुक्रिया गंधर्व जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की सुरक्षा को लेकर सवाल और सियासत गरमाई हुई है। अपने अपने दल, सभी तर्क अपने अपने दलों के होते हैं, लेकिन जो असलियत है, सच्चाई ये है कि हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। रिहायशी इलाके में हाथी विचरण करते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, और हाथियों की कई बार तार फेंसिंग में करंट लगने से मौत की खबरें सामने आ जाती हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।